नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से ये जरूर हमें बताइए कि हम आपके लिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे अपकमिंग लेक्चर में इम्प्रूवमेंट के साथ आपके लिए वीडियो ला सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा नियोलिथिक पीरियड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। नियोलिथिक एज के बारे में उसमें पढ़ा था हमने कि नियोलिथिक एज को रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोलने के पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि इस जो पीरियड है उसमें इतने सारे चेंजेस हुए थे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जिसकी वजह से हम इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। किसी एक पीरियड को आप रिवॉल्यूशन कब बोलते हो? जब उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मेजर चेंजेस आ जाए। तो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस होने के पीछे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन है इससे इसको रिवॉल्यूशन बोला करते हैं। सबसे पहला रीजन है व्हील डिस्कवर हो गया था इसमें। व्हील डिस्कवर होने से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन करने लगे थे, ट्रांसपोर्ट करके एक सामान को एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ले जा सकते थे। एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारे जो ऐसे एग्रीकल्चर वेपन्स थे उन्होंने जो बना लिए थे, जिससे वो लोग एग्रीकल्चर अच्छा प्रोड्यूस करने लगे और सरप्लस अमाउंट में करने लगे। सरप्लस अमाउंट में अगर एग्रीकल्चर करते थे वो, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो फिर अब आगे उसको ट्रेड में यूज कर लेते थे। उस जो प्रोडक्शन हुआ था उनका एग्रीकल्चर में, अगर वो ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने से उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। इकोनॉमी इंप्रूव होगी अगर आपकी, तो आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी इंप्रूव होगी। लिविंग कंडीशन अगर आपकी इंप्रूव होती है तो आपकी जो मोर्टालिटी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही साथ इसको रिवॉल्यूशन बोलने के पीछे और भी रीजंस हैं कि इन्होंने तो व्हील की डिस्कवरी होने से इन्होंने पॉटरी मेकिंग सीख लिया था। ये लोग पॉटरी बनाने लगे थे। वीविंग इन्होंने करना सीख लिया था। वीविंग से क्या था, ये अपने लिए क्लॉथ बना सकते थे। तो जो कि इनको इनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है इनका, उसको इम्प्रूव करने में इनको मदद मिली। इसके साथ ही साथ इन्होंने कॉपर की खोज कर ली थी इस पीरियड में। कॉपर की खोज होने से ये हुआ था, अभी ये क्या था, स्टोन के ही टूल यूज करते थे। स्टोन के ही जो भी कुछ होता था वो स्टोन का या बोन्स का, एनिमल की जो बोन्स थी उनका यूज करते थे। बट कॉपर की डिस्कवरी होने से इन्होंने अपने जो इनकी इतना चेंजेस आया कि इनकी जो टूल्स थे वो भी अब कॉपर के बहुत सारे बनाने लगे थे ये। तो कॉपर का बहुत ज्यादा इसमें यूज होने लगा, स्टार्ट हो गया था। यही जो कॉपर का यूज है वो आगे चल के हमारा चाल्कोलिथिक पीरियड में होता है। तो अब हम चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करना करते हैं। चाल्कोलिथिक पीरियड क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो चाल्कोलिथिक पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, चाल्को एंड लिथिक। चाल्को का मतलब होता है कॉपर एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो इसलिए जो इस पीरियड को हम कॉपर स्टोन पीरियड भी बोलते हैं। ये कॉपर स्टोन पीरियड हो गया। इस पिक्चर के द्वारा हमने आपको ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में जो लोग रहते थे वो कैसे घरों में रहते थे, किस टाइप की उनका बिहेवियर था, किस टाइप से वो लोग लिविंग स्टैंडर्ड था उनका, इसमें आपको डिपिक्ट करने की मैंने इसमें कोशिश की है। यहाँ पे जो हाउसेस हैं, ये तो थैच्ड रूफ, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि थैच्ड रूफ क्या होती है, तो ये थैच्ड रूफ होती है। और जो पिलर्स थे ये स्टोन पिलर्स हैं या मड ब्रिक्स के पिलर्स हैं। और ये जो मड, ये तो पूरा पूरा मड ब्रिक्स है, ये मड ब्रिक्स है ये पूरा। आग का उन्होंने यूज करना सीख लिया था नियोलिथिक पीरियड में। तो ये लोग आग मतलब जलाना सीख गए थे। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक पीरियड में, डोमेस्टिकेट करने लगे थे ये। इसके साथ ही पॉटरी मेकिंग उन्होंने सीख ली थी। तो ये जो बर्तन आपको देख रहे हैं ये पॉटरी मेकिंग है। ये बर्तन उन्होंने बनाए हैं जिससे उनके जो डेली की लिविंग, डेली जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये बर्तनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो गया था। ये जो लेडी है देखो, ये कुछ अपना घर का काम कर रही है। इसमें जो हमने आपको दिखाया है कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस टाइप की सोसाइटी में कैसे रहते थे, कैसा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करता था। चाल्कोलिथिक पीरियड को
हम कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज को कहने के पीछे रीजन हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे कि इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं। ये बट ये लेटर फेस में होता है, इसके चालकोलिथिक पीरियड के जो लेटर फेस होता है उसको ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हो गई थी। ब्रॉन्ज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जैसे कि ये कॉपर का भी उन्हें नहीं पता था, वो स्टोन टूल खोज रहे थे तो उन्हें अचानक से एक पत्थर मिला, तो उन्हें समझ में आया कि नॉर्मली कुछ पत्थर है, फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि ये नॉर्मल ऐसा पत्थर नहीं है, कुछ और है। तब उन्होंने इसको कॉपर नाम दे दिया था, तो यहां से कॉपर डिस्कवर हुआ था। बट ऐसे ही उन्हें टिन मिल गया था, लेटर फेस में उन्हें टिन मिल गया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया होगा कि कॉपर को टिन के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया। कॉपर को टिन के साथ मिक्स करते हैं तो अपना बन जाता है ब्रॉन्ज। तो लेटर फेस में ब्रॉन्ज का यूज भी बहुत ज्यादा होने लगा था, तो इसलिए इसको लेटर फेस को ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। अगर अगर कंबाइंडली बोले चाल्कोलिथिक पीरियड को कॉपर ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं। जो कॉपर था वो नेटिव फॉर्म ऑफ मटेरियल होता है। कॉपर जो साइट्स थी चाल्कोलिथिक पीरियड की वो ऑल ओवर इंडिया मिलती थी। इससे पहले क्या था, जो साइट्स थी हमारी वो बेसिकली हिली एरिया में हुआ करती थी, बट चाल्कोलिथिक पीरियड की जो साइट थी ऑल ओवर इंडिया में हमें मिली है। बेसिकली जो चाल्कोलिथिक पीरियड है उसको हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, कि जो चाल्कोलिथिक पीरियड वाला जो फेस है वो हड़प्पन कल्चर वाला फेस है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मानना है। इस पीरियड के लोग कलरफुल पिक्चर ड्रॉ करते थे विथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ में, जो पॉट्स होती थी उन पर। तो देखो आप जो दिख रहा है आपको, ये पॉट्स हैं जो उन्होंने पोएट्री मेकिंग की है उस पर उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। ये देखो आप पिक्चर्स, ये कलरफुल पिक्चर्स हैं जो उन्होंने बनाई हुई है। इसमें जो एनिमल फिगर बनाया हुआ है, इसमें जो कुछ ज्योमेट्रिकल, ये देखो ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाए हुए हैं। इस तरह से वो कारीगरी करना सीख गए थे वो लोग, अपने जो बर्तन हुआ करते थे उन पे उस टाइप की ये कारीगरी वो करते थे। इस टाइप की आपने जो फिगर्स हैं इस टाइप की अपने गांव में भी देखा होगा। अगर आप विलेज में कभी रहे हैं या विलेज आप जाते थे तो आपने देखा होगा जो मड ब्रिक्स जो मड आपके जो हाउसेस हुआ करते थे, मड हाउसेस जो मिट्टी के जो घर थे, उनमें आपने देखा होगा बाहर कलरफुल वो लोग कुछ भी पिक्चर बनाते थे, महिलाओं की जो इमेज बना देते थे कि उसमें पानी धर के जा रहे लेके जा रही हैं वो महिलाएं, या कुछ बच्चों की खेलते हुए वो, मतलब इस तरह से वो कारीगरी वो लोग उनके हाउस पे रहती थी। आज भी आप अगर ट्राइबल्स एरिया में जाएंगे तो उनके हाउसेस में आपको इस टाइप का फिगर दिख ही जाएंगे। दे नो अबाउट द हॉर्सेस, वो लोग हॉर्सेस के बारे में जानते थे, बट वो डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे इनका। डोमेस्टिकेशन इन द सेंस ये था कि ये लोगों ने हॉर्सेस थे उनको देखा था इन्होंने ऐसे कि ये लोग जब ट्रेड करते थे, जब इनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही थी, ये लोग बाहर, आपको मैंने बताया था कि इन्होंने बोट बना ली थी प्रीवियस न्यूलिथिक पीरियड के लोगों ने, तो ये लोग बाहर ट्रेड करने जाते थे या बाहर से लोग यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, क्योंकि ये पीरियड है हड़प्पन कल्चर वाला पीरियड है। हड़प्पन कल्चर को हम जब लेटर आपके पढ़ेंगे लेक्चर्स में तब हमको बताते थे कि कितना ज्यादा एडवांस लेवल का ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे। तो जब वहां से जो बाहर के जो ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे तो वो अपने हॉर्सेस के साथ में लेके आए होंगे हॉर्सेस को अपने साथ, तो इसलिए उन्होंने हॉर्सेस को देख लिया था। वैसे नहीं देखा था उन्होंने हॉर्सेस को, ना वो डोमेस्टिकेशन करते थे ना इंडिया में उन्होंने कहीं देखा था। बट जो उनका ट्रेड हुआ करता था मेसोपोटामियन से, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, जहाँ पे हड़प्पन कल्चर की स्क्रिप्ट वहाँ पे सील्स मिली हैं वहाँ पे, तो यहाँ से अंदाजा ये लगाया गया है कि शायद से जो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो अपने साथ हॉर्सेस लाते थे होंगे शिप्स में, जिससे कि वो यहाँ पे उनके शिप्स, अगर यहाँ पे क्या था, एक साइड थी वहाँ पे जो हॉर्स बोन्स हैं वो हमें मिली हैं, तो बेसिकली जो उनका जो हॉर्सेस है तो वहाँ पे वो मर गया होगा, तो उन्होंने यहाँ पे उसकी जो डेड बॉडी है उसको दफना दिया होगा, तो हमें हॉर्स की बोन, वो हॉर्सेस के बारे में जानते थे बस। चाल्कोलिथिक पीरियड है वो बेसिकली कॉपर स्टोन पीरियड है। जो पीरियड है ये 5000 बीसी से 1000 बीसी के बीच का ये पीरियड है। ब्रॉन्ज एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मैंने आपको जैसे बताया कि टिन की उन्होंने खोज कर ली थी, जब टिन और कॉपर को मिक्स करते हैं तो ब्रॉन्ज एज ब्रॉन्ज बन जाता है, तो इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। और ये जो पीरियड है वो बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला पीरियड है, और ये कवर करता है 25 बीसी से
800 बीसी का, जो कि लेटर फेस है। ये लेटर फेस है, ये स्टार्टिंग फेस है, जो कि चालकोलिथिक पीरियड जिसमें सिर्फ कॉपर हुआ करता था। बट जब उन्होंने ब्रॉन्ज जो मतलब बना लिया था, वो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला है, जो कि ये इस पीरियड को कवर करता है 2500 बीसी से 1800 बीसी, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पीरियड है। जो पीरियड है वो बेसिकली जो कर रहता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में ये सोसाइटी रहती थी। इसके पीछे रीजन्स हैं बहुत सारे। हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग के जो जो स्टोन एज के पीपल्स थे उस टाइम पे, तो वो लोग हिली रीजन में रहते थे। हिली रीजन में रहने के पीछे मेन रीजन ये था कि वो लोग स्टोन टूल्स यूज करते थे। स्टोन तो वहीं मिलेगा जहाँ पे हिल्स वगैरह होगी, जिससे कि उनको शिकार करने में भी आसानी हो, वो उन स्टोन से टूल्स बना सके। इसलिए वो लोग हिली रीजन में रहते थे। बट जो लेटर जो सिविलाइजेशन आई, चालकोलिथिक न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, जो तो उसमें बहुत सारी ये ट्रांसपोर्टेशन उनका इम्प्रूव हो गया था, तो वो लोग फिर बेसिकली जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये थोड़ा सा रफ मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे वो लोग रह रहे थे। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे जो मेजर रिवर्स हैं, यहाँ पे जो रिवर्स के पास रहने के मेन रीजन है कि वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे थे। इस पीरियड के लोग एग्रीकल्चर आप करोगे तो आपको चाहिए वाटर, तभी तो आपकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था। यहाँ पे मेन रीजन तो यही था। यहाँ की जो सॉइल थी वो काफ़ी फर्टाइल थी। सॉइल फर्टाइल होने से आपकी जो एग्रीकल्चर है बहुत अच्छी होगी। और वाटर की ज़रूरत आपको पीने के लिए भी चाहिए, पानी पीने के लिए आपके जो एनिमल्स हैं उनको भी पीने के लिए पानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, तो आपके एनिमल्स के लिए चारे की व्यवस्था भी यहाँ से हो सकती थी। इसलिए इस एरिया के लोग जो सिविलाइजेशन है इस पीरियड की, वो यहाँ पे ही बिलोंग रहेगी। आपको जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सारी आपको नदी किनारे ही मिलने वाली हैं। चालकोलिथिक पीरियड के लोग थे वो स्मॉल टूल्स बनाते थे, और जो वेपन्स होते थे उनके वो स्टोन ब्लेड्स यूज वाले होते थे। कॉपर को उन्होंने अभी भी यूज वो कर रहे थे, बट उन्होंने जो स्टोन एक्सेस थी उनको भी अभी भी बंद नहीं किया था, वो स्टिल कंटिन्यू स्टोन का भी यूज कर रहे थे। जो अहर और गिलूड जो एक एरिया है, वहां पर ज्यादातर कॉपर का यूज हुआ है और स्टोन एक्सेस का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे जो रॉ मटेरियल कॉपर के रूप में उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जा रहा था। इस एरिया में उन्होंने फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस का उपयोग बहुत ज्यादा किया है, जो कि जॉर्वे और चंदोली जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे आपको फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे ये लोग इस टाइप की कॉपर एक्सेस का ही यूज कर रहे थे। जो डोमेस्टिकेशन था काऊ का, पिग का, बफेलो का, वो स्टिल कंटिन्यू था। वो लोग राइस, व्हीट भी उगा रहे थे बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में। इसके अलावा वो लोगों ने बाजरा भी उगाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने इसके अलावा बहुत सारी दाल्स थी, जो पल्स थी, उनको भी उगाते थे, जैसे कि लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम्स, ग्रीन ग्राम्स, ग्रासपी। जो ईस्टर्न इंडिया थे, ईस्टर्न इंडिया में जो अपनी जो इसकी जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पे इस पीरियड की, वो उन्होंने फिश हुक्स का यूज किया है, जो कि हमने दिखता है बंगाल और बिहार की साइड से। दे नो अबाउट द हॉर्सेस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हाउसेस थे उस वहां उस टाइम के, वो बेसिकली मड ब्रिक्स के ही बने होते थे। क्योंकि वो लोगों ने अभी तक वर्ल्ड ब्रिक्स के बारे में नहीं जाना था, वो सिर्फ मड ब्रिक्स को जानते थे, इसलिए वो लोग कच्ची मिट्टी के ही घर बनाया करते थे। उनका जो सेटलमेंट था इस पीरियड का, वो बेसिकली रूरल सेटलमेंट हुआ करता था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इस टाइम पे वेरी हाई, मृत्यु दर बहुत ज्यादा हाई थी यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टालिटी। फर्स्ट टू यूज ब्लैक एंड रेड पेंटेड पोएट्री, जो कि हमने आपको दिखाया अभी प्रीवियस थोड़ा स्लाइड्स में हमने आपको दिखाई थी। वहां पे जो आपको जो पोएट्री दिख रही थी उसमें उन्होंने किस तरह से ब्लैक और रेड का यूज किया है, तो फर्स्ट यूज इसी पीरियड में आपको दिखने को मिलेगा।
नाउ जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी वो लोग अभी नहीं जानते थे, लिखना नहीं आया था इन लोगों को, इसलिए इसको हम सिविलाइजेशन नहीं करेंगे कहेंगे। क्योंकि अग जब आप किसी को, आप स्क्रिप्ट है आपकी, वो आप लिख ही नहीं पा रहे हो, तो वो सिविलाइजेशन कैसे हो गई, सिविलाइज कैसे हो गई वो चीज़। तो इसलिए यहाँ के लोगों को अभी हम जो सिविलाइज जो अभी मिल रही है, अभी चालकोलिथिक पीरियड की जितना अभी हमने पढ़ा है, ये जो पीरियड है उसको अभी सिविलाइजेशन नहीं बोलते थे, क्योंकि ये लोगों ने अभी तक लिखना नहीं सीखा था। चालकोलिथिक पीरियड के कुछ टूल्स हैं, इनको हमने आपको इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये टूल्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं बेसिकली, और ये इस टाइप के ये टूल्स हैं, जो आप एक बार नज़र मार लिए इन पे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये चालकोलिथिक पीरियड में किस टाइप के टूल्स यूज हुआ करते थे। उसी टाइम की ये जो सोसाइटी थी उसको हमने यहाँ पे पिक्चराइजेशन के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है। ये पिक्स हैं, वो लोग यूज कर पालते थे इनको। ये बीविंग, ये जो लेडी है वो बीविंग का काम कर रही है अपने लिए, ये थ्रेड से अपने लिए कुछ कपड़े बना रही है। ये बच्चा खेल रहा है, और ये जो लेडी है वो देखो, ये पोइट्री, ये रेड कलर की पोइट्री है, उन्होंने ये सीख लिया था, और ये ब्लैक कलर की है। और ये सिलवट्टा, सिलवट्टा जो आपने सुना होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने सिलवट्टा जरूर सुना होगा, तो ये सिलवट्टा भी इन्होंने खोज लिया था इस टाइम पे। ये देखिए, ये बीविंग से इन्होंने, ये देखिए ये कपड़े देखो ये बना लिए इन्हें बीविंग से, तो ये लोग बीविंग करना सीख गए थे बहुत अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था इस पीरियड का वो बेसिकली चिरांड, जो कि बिहार में है, सोनपुर और तारादी, ये सारी जो साइट्स हैं वो बिहार में है इस पीरियड की। बानस वैली, अहार और गिलूंड, ये भी इस सिविलाइजेशन की यहाँ पे ये जो पीरियड है अपना चालकोलिथिक पीरियड, उसकी इस इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। जोरबे, निवाशा, ईमानगांव, ये महाराष्ट्र में है। महिसादल, पांडुराजर दीवी, ये वेस्ट बंगाल में है। मालवा, कायथा, ईरान, नब्दा टोली, ये जो इतनी जो साइट्स हैं, ये इस पीरियड की काफी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चालकोलिथिक पीरियड में एक कल्चर इमर्ज होके आया था जिसको हम कहते हैं आहार कल्चर। बेसिकली जो आहार कल्चर है वो हम आपको इस पिक्चर के द्वारा थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ये कहाँ पे है। देखिए, ये है आहार, और जो आहार कल्चर है वो हमारा राजस्थान में है। ये राजस्थान में इमर्ज हुआ था। आहार कल्चर चारकोलिथिक पीरियड का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कल्चर है, जो कि राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान में जो आहार जो कल्चर है वो बेसिकली जो आहार रिवर है उसके बैंक पे ये बसा हुआ था। मैंने बताया ना कि चालकोलिथिक पीरियड में अब जितनी भी सिविलाइजेशन इमर्ज होने की आने वाली है वो किसी ना किसी नदी के बैंक पर इमर्ज हो रही हैं। उसके पीछे रीजन है कि लोग सेटल परमानेंट सेटलमेंट में रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, इनके पास में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, उन सब के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये लोग सारे अब नदी किनारे बस रही थी ये सारी सभ्यताएं। तो जो आहार कल्चर है वो बेसिकली राजस्थान में आहार रिवर के बैंक पर बसता है। जो आहार रिवर है वो हमारी वीरच रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वीरच रिवर है एक वहीं पर राजस्थान में, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। और जो वीरच रिवर है वो बानस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बानस रिवर, अब जो बानस रिवर है वो चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, आपने अगर ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आपके जो आप रिवर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तब आप ये सब चीजें पढ़ोगे। वो जो चंबल ट्रिब्यूटरी है आपको पता होना चाहिए, चंबल ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बेसिकली जो सोर्स ऑफ रिवर है वो अपन उसको बोलेंगे गैंगीज रिवर सिस्टम। जो आहार रिवर है वो गैंगीज रिवर सिस्टम पे बेस्ड है। और जो आहार रिवर है वो फ्लो होती है उदयपुर सिटी में। जो उदयपुर सिटी है राजस्थान की, ये वहां पे फ्लो होती है। और जो सोर्स ऑफ है आहार रिवर का सोर्स क्या है? वो है बेसिकली अरावली रेंजेस। तो आपको इतना नहीं करना है, मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक एक थोड़ा सा आइडिया बताने के लिए कर दिया है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए जो आहार कल्चर है वो आहार रिवर है उसके बैंक पे बसा हुआ है। और ये आहार रिवर कहाँ है? राजस्थान में है, और जो कि वीरच रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
ये आपको पता होना चाहिए। और ये अपना जो आहार रिवर है, अगर आप राजस्थान पीछे से तय करें तो आपको आहार रिवर उदयपुर सिटी में फ्लो होती है, और ये गंगेज रिवर सिस्टम का ये पार्ट है। ये हमने इतना डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज जॉर्वे कल्चर। जो जॉर्वे कल्चर है वो महाराष्ट्र में इमर्ज हुआ था। चालकोलिथिक पीरियड का ये कल्चर के बारे में हम देख रहे हैं। ये जॉर्वे कल्चर कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ से फैमिली ना एक्सपेंडेड होना स्टार्ट हो गई थी। जो हाउसेस थे वो बड़े होना स्टार्ट हो गए थे। पहले शुरुआत में क्या था, छोटी छोटी बैंड सोसाइटियों में इंसान रहते थे। अब यहाँ से उन्होंने जॉर्वे कल्चर में हमें इस टाइप के सबूत मिले हैं, हमें रिमेन्स मिले इस टाइप से कि यहाँ पे जो फैमिलीज थी वो काफी बड़ी बड़ी थी, हाउसेस बड़े बड़े थे, और जो सेटलमेंट था बेसिकली स्टेबल था और वाइड स्प्रेड था। और यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो विलेज इकोनॉमी थी। हाउसेस थे यहाँ पे वो डिफरेंट साइज के बने होते थे, जो कि सर्कुलर थे, रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। ईमान गांव, कायथा और ईरान, जो कि सेंट्रल एरिया में, जो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहां, एंड वेस्टर्न एमपी इज फोर्टिफाइड, सराउंडेड बाई माउंट्स, बट दे आर नॉट अर्बन। दे डोंट नो अबाउट द ब्रॉन्ज। मैंने बताया ना, यहाँ के शुरुआत वाले लोग नहीं जानते थे ब्रॉन्ज के बारे में, बट लेटर फेज में जाने, बट जो जॉर्वे कल्चर है, जॉर्वे कल्चर के लोग ब्रॉन्ज के बारे में नहीं जानते थे। बट ये लोग एक्सपर्ट थे कॉपर मेल्टिंग टेक्निक्स के बारे में। कॉपर मेल्टिंग टेक्निक्स ये क्या होती है? इसमें क्या होता था, कॉपर को वो लोग मेल्ट कर लेते थे। अब जैसे आपने देखा हो ना, आपने देखा होगा बैक्स टेक्निक, आपने सुना होगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी समय से, आपने बैक्स टेक्निक सुना होगा। तो जो बैक्स टेक्निक में क्या होता है, वो एक सेब की कुछ मूर्ति है उसका एक सेब बनाते हैं, और उसमें फिर उसमें मोम, उसमें जो कॉपर है, कॉपर को उसमें पिघला हुआ कॉपर उसमें डाल देते हैं, जिससे वो सेब में आ जाता है, और उसको उसको तोड़ देते हैं, तो जिससे कि जो सेप है उसका, वो उसी जैसे सेप प्रीवियस सेप था उसमें वो सांचे में ढल जाती है वो कॉपर की मूर्ति। तो ये कॉपर मेल्टिंग टेक्निक को ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि कॉपर को कैसे पिघलाया जाता है। स्मॉलर साइज के स्टोन टूल्स यहाँ पे ये लोग यूज करते थे। जो आर्ट थी स्पिनिंग की और वीविंग की, ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। ये कॉटन फ्लेक्स का भी यूज करते थे, सिल्क का थ्रेड भी इन्हें यूज करना आता था। इस टाइप के एविडेंस हमें महाराष्ट्र की जो हमारा जॉर्वे कल्चर है उससे हमें मिला है। जो ईस्टर्न इंडिया था उसमें राइस की काफी अच्छी पैदावार हो रही थी चालकोलिथिक पीरियड में, और जो वेस्टर्न इंडिया था उसमें वीट एंड वॉरले बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट यूज हो रहा था। सेंट्रल सिस्टम जो सेटलमेंट है वो सब फॉर्म हुआ था सबसे पहले, उसके बाद में ईस्टर्न हुआ था। जो ईस्टर्न है वो सबसे बाद में हुआ था, और जो सेंट्रल सेटलमेंट है वो सबसे पहले हुआ था, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं इसका चालकोलिथिक पीरियड का। जो महाराष्ट्र था उसमें जो डेड बॉडी थी उनको फ्लोर ऑफ द हाउस में बरीड किया जाता था। हमने जो न्यूलिथिक पीरियड में देखा था कि वो लोग फ्रंट यार्ड ऑफ द हाउस में डेड बॉडी को बरी करते थे, बट यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो हमें रिमेन्स मिले हैं उसमें जो डेड बॉडी थी उसको फ्लोर पे वो लोग बरी कर देते थे, हाउस की जो फ्लोर था उस पर बरी करते थे। चालकोलिथिक पीरियड की ये मैंने आपको पिक्चर से थोड़ा सा बताया। देखो ये जो हाउसेस हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, सारा फुल लकड़ी का, जो पिलर्स हैं वो भी लकड़ी के हैं, और ये बोट, इससे वो लोग फिशिंग वगैरह करने जाते थे, जो कि बिहार वगैरह के, बिहार और पश्चिम बंगाल में हमें ऐसे सोर्स मिले हैं कि वो लोग फिशिंग हुक्स उन्होंने यूज करना सीख लिया था। तो इतना हमारा चालकोलिथिक पीरियड यहाँ से खत्म हो जाता है। चालकोलिथिक पीरियड के बाद जो हम और डिस्कस करने वाले हैं आपका वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको मेहनत बिल्कुल लगातार करते रहनी है कंटिन्यूटी के साथ में, आपको कहीं बीच में रुकना नहीं है। आपको बहुत सारा फेस आपका ऐसा आएगा स्टडी के टाइम पे जब आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने, बट अपने आप को आपको बूस्ट करना है, क्योंकि डिफिकल्टीज से जो चीज मिलती है ना उसकी आप खुद वैल्यू करते हो और आपको खुद खुशी महसूस होती है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए, क्योंकि जो काबिलियत पे विश्वास रखते हैं वही मंजिलों पे पहुंचते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ
फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।